आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वेद फाउंडेशन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रयागराज में हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल 2025 में प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद महाकुंभ महोत्सव मनाया जा रहा है। ग्रह नक्षत्रों की यदि हम माने तो यह महाकुंभ महोत्सव 144 सालों के बाद आया है। ऐसा दुर्लभ संयोग काफ़ी वर्षों के बाद ही बनता है। इस दुर्लभ संयोग में जहां प्रयागराज में एक और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं महाकुंभ महोत्सव में वेद फाउंडेशन अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए आप सभी के सामने लेकर आया है स्वर्णिम जन जागरूकता माह कार्यक्रम। स्वर्णिम जन जागरूकता माह कार्यक्रम उन अभिभावकों के लिए है जिनके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। यह स्वर्णिम जन जागरूकता माह कार्यक्रम 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपके सामने लगातार चलेगा, जिसमें हम आपको छोटी से लेकर बड़ी हर सेरेब्रल पाल्सी की समस्या से ग्रसित बच्चों की समस्याओं को आपको वर्चुअल थेरेपी के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और आपको घर बैठे कुछ कसरत बताएंगे, जिससे आप अपने बच्चों के घर बैठे थेरेपी करा सके और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। चूँकि जैसा हमने आपको बताया था, हमारा यह कार्यक्रम 15 जनवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन महाकुंभ महोत्सव में बहुत ही अत्यधिक भीड़ होने की वजह से सेंटर पे सुचारू ढंग से काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए सेंटर को बंद रखा गया था। सेंटर पुनः 16 जनवरी को अपने निर्धारित समय से खुल चुका है और वादे के अनुसार अब यह कार्यक्रम 15 फरवरी तक ना चलकर 16 फरवरी तक आपसे लगातार। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे उन बच्चों से जिनको अपने गर्दन को रोकने में समस्या होती है। हमारे इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जुड़े रहें, ताकि आप उन बच्चों की थेरेपी अपने घर पे करा सके जिन बच्चों को स्वयं से गर्दन रोकने में समस्या होती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अपने इस स्वर्णिम जन जागरूकता माह कार्यक्रम में और आपको मिलवाते हैं अपने वेद फाउंडेशन के सीनियर थेरेपिस्ट डॉक्टर अभय कुमार सिंह जी से। डॉक्टर अभय कुमार सिंह हमारे वेद फाउंडेशन के सीनियर थेरेपिस्ट हैं, जो डॉक्टर वेद राजपूत जी के मार्गदर्शन में बच्चों की थेरेपी कराते हैं। डॉक्टर अभय कुमार सिंह जी से हम जानेंगे कि जो बच्चे अपने गर्दन को नहीं संभाल पाते, उनको हम घर बैठे कौन कौन सी कसरत कराएं, जिससे वो अपने बच्चे की गर्दन को संभाल सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह, जो सबसे पहले बच्चे का असेसमेंट करेंगे। किसी भी बच्चे की थेरेपी कराने से पहले या जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारी समस्या जानने से पहले वह पूछते हैं उसके लक्षण के बारे में, सिम्टम्स के बारे में या पुरानी हिस्ट्री के बारे में कि कब क्या और कैसे हुआ। इसी को असेसमेंट बोला जाता है, जिसे हिंदी में परीक्षण बोला जाता है। किसी भी बच्चे की थेरेपी कराने से पहले हम यह पता लगाएंगे कि बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। इसी को हम असेसमेंट बोलते हैं और हमारे थेरेपिस्ट इस समय जो कर रहे हैं, इसको असेसमेंट बोला जाता है, जिससे यह पता चल पाए कि बच्चे में प्रॉब्लम कितनी है और क्या क्या समस्याएं प्रमुख रूप से है, जिन पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले हम बच्चों में सेंसरी देखते हैं। सेंसरी बहुत ही आवश्यक चीज होती है उन बच्चों के लिए जिनको सीपी की समस्या होती है, विशेष तौर पे उन बच्चों के लिए जिनकी गर्दन नहीं रुकती है। सेंसरी का सीधा सीधा मतलब होता है आँखों से देखना, कानों से सुनना, या किसी भी चीज़ को हम खा रहे हैं तो उसका स्वाद हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, नाक से हम स्मेल ले पा रहे हैं। जैसे इस समय हमारे थेरेपिस्ट बच्चों के सामने घंटी बजा रहे हैं, उससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारे बच्चे में सुनने की क्षमता है या नहीं। बच्चे अपने स्किन से स्पर्श करते हैं या नहीं करते हैं, उनको ठंडा, गर्म, मुलायम, खुरदुरा, चिकना महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। यदि किसी बच्चों की आँखों में प्रॉब्लम होती है या कानों से सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो निश्चित तौर पे वो बच्चे कभी भी अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, क्योंकि
उसका जो संवेदनशीलता है, सेंसरी इनपुट है, वह काफ़ी वीक है। इसलिए यदि हमें यह पहले से पता चल जाए कि बच्चों को देखने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है, तो सबसे पहले हम उस इलाज की तरफ जाएंगे, उसके बाद ही थेरेपी कराएंगे। इसलिए सेंसरी इवैल्यूएशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन बच्चों में। इस समय जो थेरेपिस्ट कर रहे हैं उसे हम पाउडर मसाज कहते हैं। पाउडर मसाज में सबसे पहले हम बच्चे को पेट के बल लेटाकर उसका पाउडर मसाज करेंगे, फिर हल्का हल्का स्टिमुलेशन देंगे। बच्चे को पेट के बल लिटाकर पैरावर्टिबल मसल्स होती है उसमें पाउडर मसाज देंगे और हल्के हल्के हाथों से स्टिमुलेट करेंगे। पैरावर्टिकल मसाज हम इसलिए देंगे क्योंकि जो पैरावर्टिबल मसल्स होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास की मसल्स होती है। जब हम इसमें स्टिमुलेशंस देते हैं तो वहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं और मांसपेशियाँ होती है वो मजबूत होती हैं। यदि इस यहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी तो उन मांसपेशियों का प्रमुख कार्य यह होता है कि वह गर्दन को रोक कर रखने में सहायता करती है। इसलिए उनकी मजबूती के लिए उनमें स्टिमुलेशन दिया जाता है। और पाउडर मसाज इसलिए करते हैं कि जब हम बच्चे को स्टिमुलेशन दे रहे होते हैं तो बच्चों को रेडनेस ना पड़े, लाल चकत्ते ना पड़े और फ्रिक्शन लेवल कम रहे। इसके अलावा पाउडर का कोई रोल नहीं होता है। ये जो एक्सरसाइज आपके सामने कराई जा रही है इसे टमी टाइम पोजीशन भी कहते हैं। टमी टाइम पोजीशन की हम जब भी बात करेंगे तो टमी टाइम पोजीशन का मतलब होता है पेट के बल लेटाना। पेट के बल अगर हम बच्चे को लेटाएंगे तो निश्चित तौर पे बच्चा अपनी गर्दन को उठाने की कोशिश करेगा। यह सामान्य बच्चों में अक्सर आप देख सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों की तो पेट के बल लिटाने के बाद भी ये अपनी गर्दन को उठाने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए जब हम पेट के बल इनको लेटाते हैं और उनके सामने कोई भी टॉय, कोई भी खिलौना जिसमें लाइट होती है, साउंड होती है, उनको दिखाते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चे अपनी गर्दन को उठाकर उन खिलौनों को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन बच्चों को कोई भी खिलौना देते हैं तो अगर ये बच्चे अपनी गर्दन को कुछ देर तक रोक कर भी रखते हैं और इस तरह की कसरत से इनकी गर्दन में ताकत बढ़ती है, दोनों कंधों की ताकत बढ़ती है और जो इनकी पैरावर्टिबल मसल्स हैं उनमें भी ताकत बढ़ती है। टमी टाइम पोजीशन में जब बच्चे को लेटाएं तो उसके चेस्ट के नीचे कोई भी पिलो या सॉफ्ट टॉय लगाना भी बहुत जरूरी होता है। जब हम चेस्ट के नीचे कोई पिलो या सॉफ्ट टॉय लगाते हैं तो बच्चे अपनी गर्दन को उठाने में सक्षम होते हैं। जब हम इस पोजीशन में लेटाकर बच्चे के सामने कोई खिलौना, कोई साउंड या लाइट जैसे कोई टॉयज रखते हैं तो बच्चे अपनी गर्दन को कुछ देर तक रोक कर भी रखते हैं। इस तरीके की कसरत करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इनसे बच्चों की गर्दन की ताकत बढ़ती है, दोनों कंधों की ताकत बढ़ती है और जो इनकी पैरावर्टिबल मसल्स होती हैं उनमें भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसलिए चेस्ट के नीचे पिलो या कोई भी सॉफ्ट टॉय लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस पोजीशन को हाफ ग्रिप पोजीशन कहा जाता है। हाफ ग्रिप इसलिए कराया जाता है कि इन बच्चों के कंधों में जो शोल्डर गार्डल होता है उनमें ताकत बढ़ाई जा सके और इनके हाथ, इससे कोहनी में भी ताकत बढ़ाई जा सकती है और इन बच्चों की जो गर्दन की आसपास की पूरी मांसपेशियां होती है उनमें भी ताकत बढ़ाई जाती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हाफ ग्रिप पोजीशन बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इस पोजीशन को हम फुल ग्रिप पोजीशन बोलते हैं। फुल ग्रिप इसलिए कराया जाता है कि इन बच्चों के हाथों में सेंसरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वह भी दूर हो सके।
जब ये बच्चे हथेली को जमीन पे टिकाते हैं तो इनको गर्मी, ठंडी, चिकना, खुरदुरा, मुलायम हर चीज का एहसास होता है, जिससे इनका सेंसरी इनपुट भी काफी अच्छा होता है। साथ ही फुल क्रीप पोजीशन से कलाई में, कंधे में, एल्बो में, तीनों जॉइंट्स में इनके स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है और शोल्डर गार्डल में ताकत बढ़ती है। गर्दन की मांसपेशियों में भी ताकत बढ़ती है। ये अपनी बॉडी का वेट उठाना भी सीखते हैं और अपनी गर्दन को भी ऊपर उठाकर रोकना सीखते हैं। सेम जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि चेस्ट के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट या फुटबॉल रखते हैं, जिस तरीके से हमने तकिया, पिलो और सॉफ्ट टॉय के बारे में बताया था, उसी तरीके से बच्चे के चेस्ट के नीचे अगर फुटबॉल रखते हैं तो बच्चे इससे अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हैं, क्योंकि इससे उनको सपोर्ट मिलता है। इस पोजीशन को जैसे हम पिलो, सॉफ्ट टॉय लगाकर करते हैं, ठीक उसी तरीके से फुटबॉल को भी लगाकर करेंगे। आपको फिर से हम बताते चले कि इस पोजीशन को कराने से बच्चों के कंधों में, गर्दन में, पैरावर्टिबल मसल्स में ताकत आती है और वे अपनी गर्दन को उठाकर रखना सीखते हैं। अभी आप जिस बच्चे को देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जा रहा है, उसे हम बॉलिस्टर कहते हैं। बॉलिस्टर में भी बच्चों को प्रोन पोजीशन में लिटाना चाहिए। बॉलिस्टर पे यह इसलिए कराया जाता है कि फर्दर आगे चलकर बच्चों की जो कोर की मसल्स होती है वो स्ट्रांग हो, पैरावर्टिबल मसल्स होती है वो भी स्ट्रांग हो और कंधों की मसल्स भी स्ट्रांग हो। हाथों के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें भी इस पोजीशन को कराने से ताकत आती है और उनके कॉग्निटिव स्किल में डेवलपमेंट आती है। कॉग्निटिव स्किल से हमारा मतलब यह है कि हमारे सामने क्या है, हमारे आसपास की चीज़ों से भी हम परिचित होते हैं। जैसे कि सामने अगर हमारी मम्मी खड़ी हैं, पापा खड़े हैं, या फिर हमारे सामने किस कलर की दीवार है, सामने कौन सा खिलौना है, इन सब चीज़ों को देख के बच्चे सीखते हैं, जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आता है। आगे हम बात करेंगे सिटिंग पोजीशन में बैठाकर बच्चों को एक्सरसाइज कराना। सिटिंग पोजीशन में सबसे पहले हम दोनों हाथों को ऊपर करके रखेंगे। जब भी किसी बच्चे में सीवियर प्रॉब्लम होती है नेक होल्डिंग की, तो वो अपना गर्दन बिल्कुल भी नहीं रोक पाते हैं। यदि हम उन बच्चों के हाथों को ऊपर उठा लेते हैं तो जो हमारी स्कैपुला मसल होती है, उसकी जो ब्लेड होती है, उसको हम स्टेबलाइज करके रखेंगे तो बच्चा अपनी गर्दन जो नहीं उठा पाता है वो जरूर से जरूर उठाएगा। यह एक विशेष प्रकार की एक्सरसाइज है। अभी तक अगर आपके बच्चे किसी भी कसरत से अपनी गर्दन को नहीं उठा पाए हैं तो प्लीज एक बार इस पोजीशन को जरूर ट्राई करें। इस एक्सरसाइज को सिटिंग पोजीशन में बैठाकर दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर माइनर सा स्ट्रेच करके रखें। निश्चित तौर पे वह गर्दन को उठाएगा, सामने देखना भी शुरू करेगा। जब आपका बच्चा दोनों हाथ ऊपर करने से गर्दन उठाने लगे तो धीरे धीरे स्टिमुलाइजेशन उसकी नेक की मसल्स में आने लगे, ताकत बढ़ने लगे, नेक की सारी मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाए और अपनी नेक को वो थोड़ा रोकना शुरू कर दे तो एक हाथ को नीचे रखेंगे और दूसरी हाथ को उठा कर रखेंगे। इससे उसकी नेक होल्डिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी और वो अपनी गर्दन को रोकना भी सीख जाएगा। इस पोजीशन में जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों हाथों को बंद करके एल्बो को ऊपर की ओर खींच के शोल्डर को ऊपर रोक कर रखना है। जैसा कि पहले ही आपको बताया गया, जिन बच्चों में नेक होल्डिंग की ज़्यादा समस्या है, ये एक्सरसाइज विशेष तौर पे उन्हीं बच्चों के लिए है। यदि आपका बच्चा किसी भी एक्सरसाइज से अपनी नेक होल्ड नहीं कर रहा है तो यह एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के लिए ही बनी है। इसे घर पे जरूर ट्राई करें। इससे आपका बच्चा निश्चित तौर पे गर्दन को उठाएगा भी, रोकेगा भी और सामने की तरफ देखेगा भी। अभी जो पोजीशन आप देख रहे हैं, इसमें बच्चे को सिटिंग पोजीशन में बैठाकर उसके फेस को अपनी तरफ रखकर उसके पैरावर्टिबल मसल्स को दबाकर होल्ड करना है। इससे हम रीढ़ की हड्डियों के आसपास की जो मसल्स होती है उसमें ताकत लाने का कार्य करते हैं और
जब इस पोजीशन में बच्चे को स्टिमुलेशन देते रहेंगे तो बच्चा लगातार कंसंट्रेट रहेगा और अपनी गर्दन को रोक कर रखने में और अपने थेरेपिस्ट से लगातार कनेक्ट बनाकर रखेगा और अपने सामने की चीजों पे भी अटेंशन देगा। जो भी व्यूज हम इसमें बच्चों को दिखाएंगे वो बच्चा उस पे 100% अटेंशन देना शुरू करता है और धीरे धीरे गर्दन रोकना शुरू कर देता है। इस एक्सरसाइज से कंधे, गर्दन, रीढ़ की हड्डी में ताकत बढ़ती है। सुपाइन टू प्रोन, प्रोन टू सुपाइन, ये एक पोजीशन है जिसमें बच्चे को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफरिंग से क्या होता है कि ओवरऑल अपर बॉडी की जो मसल्स होती है वह एक साथ काम करती है और बच्चा अपनी गर्दन को खुद से एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करना सीखता है। यह एक एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्सरसाइज है जिसमें हम बच्चे को पार्टिसिपेट कराते हैं। जब हम बच्चे को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो बच्चे की जो अपर बॉडी की मसल्स होती है वह एक साथ काम करती है और बच्चा अपनी गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ स्वयं से शिफ्ट करना सीखता है। कहीं ना कहीं इसको हम एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्सरसाइज भी बोलेंगे क्योंकि एक्टिवली बच्चा इसमें अपनी गर्दन को होल्ड कर रहा है। जब हम सुपाइन टू प्रोन और प्रोन टू सुपाइन कर रहे हैं तो वह अपनी गर्दन को संभाल रहा है और इसमें वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। वेद फाउंडेशन का मेन उद्देश्य ही यही है कि एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्सरसाइज बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कराएं ताकि वह अपनी अक्षमताओं को क्षमता में कन्वर्ट करके खुद से मेहनत करे और खुद का एफर्ट लगाएं। खुद के एफर्ट लगाने से उनकी जो कार्य करने की कैपेबिलिटी होती है वह डेवलप होती है। बॉल थेरेपी बहुत ही महत्वपूर्ण थेरेपी है उन बच्चों के लिए जो अपनी गर्दन को नहीं रोक पाते हैं। जिन बच्चों की गर्दन नहीं रोक पाती है और आप उनकी थेरेपी करा रहे हैं तो ध्यान से इस बात को सुनिए कि बॉल थेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है इन बच्चों के डेवलपमेंट में। जब हम बॉल पे किसी बच्चे की थेरेपी कराते हैं तो उस बच्चे का पूरा अटेंशन अपनी बॉडी पे होता है, उसका कंसंट्रेशन अपनी बॉडी पे होता है। 100% उस बच्चे का कनेक्टिविटी उस इंसान के साथ होता है जो उसकी थेरेपी करा रहा होता है। बॉल थेरेपी में बच्चे अपना 100% देते हैं तब जब उनकी नेक भी नहीं संभल पा रही होती है। जो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, घोड़ा नहीं बन पाते हैं, तो बॉल थेरेपी में वह बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हैं कि कहीं वह गिर ना जाए, कहीं हमें चोट ना लग जाए। अगर बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल 3 साल, अगर बच्चा बहुत छोटा नहीं है, वो 2 साल या 3 साल का है, तो वह अवेयरनेस दिखाता है और यही अवेयरनेस उस बच्चे की नेक होल्डिंग को इम्प्रूव करता है। बॉल थेरेपी से बच्चे की कोर मसल्स, पैरावर्टिबल मसल्स, शोल्डर गर्डन मसल्स, गर्दन की मसल्स मजबूत होती है और सेंसरी इंटीग्रेशन भी इम्प्रूव होता है। जिन बच्चों की गर्दन नहीं रोकती है तो आप यह अच्छी तरीके से जान ले कि उन बच्चों के लिए बॉल थेरेपी मस्ट है। सामान्य तौर पे ऐसा देखा गया है कि हम बच्चों को इस पोजीशन में गोद लेते हैं। ये पोजीशन पूरी तरीके से गलत है। अभिभावकों को यह बताते चले कि हमें जब भी बच्चों को गोद में लेना है तो इस पोजीशन में लेना है। इस पोजीशन को कंगारू केयर कहते हैं। इस पोजीशन में बच्चों को गोद लेने से बच्चों के पैरावर्टिबल मसल्स में, कमर की मसल्स में और कोर मसल्स में ताकत आती है। हमेशा इस बात का अभिभावक ध्यान रखे कि जब भी बच्चों को गोद ले तो इन पोजीशंस में ही उनको गोद में रखें। इस पोजीशन में हमेशा अपने बच्चों को रखें। इस पोजीशन में रखने से बच्चों की जो पैरावर्टिबल मसल्स होती है उसमें काफ़ी ताकत बढ़ती है और वो स्ट्रांग होती है। नेक के आसपास की जो मसल्स होती है उनमें भी ताकत आती है। कुछ प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें घर में करानी चाहिए। जैसे अगर हम ये प्ले एक्टिविटी घर में कराते हैं, खेल खेल में बच्चों की थेरेपी कराते हैं तो उससे बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तरह तरह की आवाज़ें निकालें, तरह तरह की शक्ल बनाएं और उससे बात करें।
जब वह आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो बिना गर्दन उठाए आपकी तरफ नहीं देख पाएगा, तो आपको देखने के लिए वह गर्दन को उठाएगा और आपकी तरफ देखेगा। यह प्ले ओरिएंटेड एक्सरसाइज है जिसे आप घर पे करा सकते हैं। खेल खेल में बच्चों की थेरेपी कराने से बच्चे बोर भी नहीं होते और इंटरेस्ट लेते हैं। जैसा कि पहले के समय में देखा जाता था, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो बच्चों को इस तरीके से पैर पे लेके खिलाते थे। यह भी खेल खेल में कराई जाने वाली एक्सरसाइज ही होती है, जो प्ले एक्टिविटी हम कहते हैं इसे। इसे घर में कराइए और इसे कराने से बच्चे के जितने भी मसल्स होती है उन पे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इस पोजीशन में भी जब आप अपने घर पे एक्सरसाइज कराएंगे तो बच्चों को आप लेट जाइए और अपने पेट के ऊपर बच्चे को बैठाइए। इसे भी प्ले एक्टिविटी कहते हैं। इसे अपने घर पे कराइए। अपने बच्चों को ऐसे बैठाकर तरह तरह की आवाजें निकालिए और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। इसमें वह गर्दन को उठाएगा और आपकी तरफ देखने की कोशिश करेगा। जब भी हम मिरर थेरेपी का यूज करते हैं तो मिरर का यूज सिर्फ इसलिए किया जाता है कि बच्चे को बायो फीडबैक दिखे, इसलिए इसे बायो फीडबैक थेरेपी भी बोला जाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर वेद सर ने अपने लेक्चर में या लाइव वेबिनार जो यूट्यूब चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड पे आता है उसमें कई बार मिरर थेरेपी या बायो फीडबैक थेरेपी के बारे में बताया है। जब भी हम मिरर थेरेपी कराते हैं तो बच्चे अपने द्वारा किए गए कार्य को मिरर में देखते हैं और अपने द्वारा किए गए कार्य का आंकलन करते हैं कि मेरा यह कार्य कैसा था, मैं मिरर में कैसा दिख रहा हूँ, किस तरीके का कार्य कर रहा हूँ। जब बच्चा शीशे में खुद को देखकर थेरेपी करता है तो निश्चित तौर पर खुद को देखने के लिए गर्दन को भी उठाता है और गर्दन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ आपका बच्चा बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर आपका बच्चा लगातार मिरर में नहीं देखता है तो वह बीच बीच में अपनी गर्दन को उठाकर जरूर देखेगा, जिससे उसके नेक होल्डिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने देखा, हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर अभय कुमार सिंह जी, जिन्होंने आपको दिखाया कि जो बच्चे अपनी गर्दन को नहीं संभाल पाते, आप घर में किस तरीके से उनकी थेरेपी करा सकते हैं, जिससे बच्चे गर्दन संभालना सीखें और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जैसा हम सब जानते हैं, उनके लिए जो थेरेपिस्ट होते हैं या जो उनकी थेरेपी करा रहे हैं, उस टाइम एक्सरसाइज करा रहे हैं, वह उनसे पूरी तरीके से अपरिचित होते हैं। इसलिए बच्चे रोक कर या फिर उस एक्सरसाइज को नहीं करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा शुरुआत में रोता है तो उस चीज़ पे बिल्कुल भी घबराइए नहीं। धीरे धीरे आपका बच्चा उस माहौल से परिचित भी हो जाएगा और धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को करने भी लगेगा। अपने इस स्वर्णिम जन जागरूकता माह कार्यक्रम के अगले भाग में कल हम आपसे फिर मिलेंगे। कल हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, जिन बच्चों को सिटिंग की प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को घर पे बैठकर कौन-कौन सी ऐसी थेरेपी आप सीखेंगे जो जिनसे आप ये जान पाएंगे कि आपके बच्चे में कितनी अच्छी सिटिंग आ सके। तब तक आप सभी का धन्यवाद।